चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेव्स। वैसे वेव्स के 3 चैप्टर हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स। आज हम रिवाइज करेंगे इनमें से 2 छोटे वाले चैप्टर, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स। वेव ऑन स्ट्रिंग थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है, वेव साउंड वेव्स थोड़ा सा ऑफकोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। शायद इसके पीछे कारण ये भी रहा होगा कि चीज़ें थोड़ी सी फिजिकल नज़र नहीं आती तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बट अगर जेई पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रॉन्ग मानना है कि इन चैप्टर्स के खास तौर से वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स के जो सवाल हैं वो एक्सट्रीमली इजी पूछते हैं, बहुत आसान पूछते हैं और अक्सर फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पूछते हैं। मैं ऐसा सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के लिए ही नहीं कह रहा, मैं इवन आईआईटी जेई एडवांस्ड के लिए भी बोल रहा हूँ कि इन दोनों चैप्टर का अगर कोई सवाल आता है तो वो बाकी चैप्टर्स के मुकाबले रिलेटिवली बहुत आसान और ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। तो मैं तो कभी भी इस बात को रिकमेंड नहीं करता कि इन चैप्टर को आप छोड़ के जाओ। हाँ, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा हो, मतलब साउंड वेव्स का एस भी ना आता हो तो तब तो छोड़ दो। अदरवाइज अगर आपने इसका एक बेसिक पढ़ रखा है तो अगर आप ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर लगा कर जाते हो, हर फॉर्मूले पर अगर 4-5 सवाल भी करके जाते हो तो बिलीव मी आप जो सवाल जेई मेन में फेस करोगे वो वाला सवाल वैसा सा ही होगा जैसा आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जेई मेन में ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बड़ा कोई राक्षस पूछ लेंगे, जो आप पढ़ते आ रहे हो वही आपसे सवाल वहाँ पर भी पूछेंगे। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इन चैप्टर्स को छोड़ने की। दोनों चैप्टर से मिलाकर 1 या 2 सवाल बढ़ाने की संभावना रहती है उन 30 क्वेश्चंस में से, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सवाल सही होना चाहिए। ठीक है ना। और जिस बच्चे ने पहले से अगर ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, उसे बेसिक आइडिया है, वो बड़ा सवाल पक्का करे, है ना। मेरे ख्याल से आपका सवाल गलत बिल्कुल भी नहीं होगा साउंड वेव्स का। ठीक, साउंड वेव्स एंड वेव ऑन स्ट्रिंग का। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। बड़ा पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेव ऑन स्ट्रिंग में। वेव ऑन स्ट्रिंग की इस वेव्स की बड़ा इक्वेशन क्या होगी सुनिएगा। मान लीजिए बड़ा आपके पास ये कोई रस्सी है और इस रस्सी के अंदर कोई वेव है जो यूं जा रही है ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसकी इक्वेशन इन जनरल ऐसे होती है, y इज टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ठीक है, यही वेव अगर इधर की बजाय अगर इधर जा रही होगी तब बड़ा आपकी जो वेव की इक्वेशन आएगी y इज टू ए साइन ओमेगा टी, बड़ा x की जगह माइनस एक्स लगा देना क्योंकि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, तो माइनस एक्स लगा दे, बड़ा माइनस माइनस प्लस हो गया और मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेव ये आ गई। इसमें से ए जो है ये आपका एम्पलीट्यूड है कि रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन से ए डिस्टेंस ऊपर तक जा सकते हैं। ये जो ओमेगा है इसको हम प्यारे बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालने के काम आता है। जैसे कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टाइम पीरियड जो होगा वो 2π/ओमेगा होगा। सर टाइम पीरियड कहने का अर्थ क्या है? बड़ा टाइम पीरियड कहने का अर्थ ये है कि रस्सी का जो एक पार्टिकल होगा ना, उसको अगर मैं देखूँ तो वो यहाँ से चलते चलते मीन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस से मीन आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। ये पूरा चक्कर काटने में लगा गया जो समय है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, एंड इट विल बी ऑलवेज 2π/ओमेगा। 1 सेकेंड के अंदर कितने चक्कर काटे हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसे हम f से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ा आपका 1/t होगा या फिर ω/2π होगा। जैसे SHM में होता है बड़ा वैसे ही मोर और लेस बड़ा वही कहानी है। पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होगा तो बड़ा उसके पास स्पीड सबसे ज़्यादा होगी a ω, ये जो स्पीड होगी ये सबसे ज़्यादा होगी। पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन जो होगा वो मीन पोजीशन की तरफ होगा, और ये जो एक्सेलरेशन होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी ω²/a। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ω²/a। ठीक है बच्चों, एक बात और, ये जो k है इसको हम नाम देते हैं एंगुलर वेव नंबर। ये जो बड़ा k है इसे हम नाम देंगे एंगुलर वेव नंबर, और k जो होता है वो हमेशा 2π/λ होता है। सर ये लैम्डा क्या है? बड़ा लैम्डा आपका वेव का वेवलेंथ है। सर वेवलेंथ का अर्थ क्या है? बड़ा वेवलेंथ का अर्थ ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लो
कि वेव इधर की तरफ आ रही है किसी न किसी स्पीड VW से। ये जो मैंने स्पीड लिखी है ये तो पार्टिकल की स्पीड लिखी है, रस्सी का जो पार्टिकल है वो बेटा यूं ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ स्पीड ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, ठीक है। और जो डिस्टर्बेंस है वो सामने की तरफ जिस स्पीड से आ रही है मैं उसको वेलोसिटी ऑफ वेव कह रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो एक टाइम पीरियड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बड़ा हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ वेव बड़ा टाइम पीरियड को बड़ा मैं 1/f भी कह सकता हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू f। ये बड़ा आपका पास वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। एक बात तो बड़ा, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट विल बी ऑलवेज ओमेगा अपॉन के, इट विल बी ऑलवेज ओमेगा अपॉन के, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले आपके पास बड़े तरीके से आ जाएंगे। इस y कोऑर्डिनेट को अगर आप टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट आ जाएगी, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। जो रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसके पास कितनी वेलोसिटी है वो आ जाएगी। और अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट और करते हैं तो आपके पास पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी बेटा इक्वेशन ऑफ वेव की सारी बेटा, ठीक है, बेसिक सी है, मेरे ख्याल से आपको पहले से याद भी होगी। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ वेव। रस्सी के अंदर बेटा स्पीड जो वेव की है उसका फॉर्मूला बेटा याद रहना चाहिए। मान लीजिए बेटा ये कोई रस्सी है और इसके अंदर हमने ऐसे कोई बम्प क्रिएट कर दिया, कोई रस्सी थी उसमें मैंने ऐसे बम्प क्रिएट कर दिया और ये जो बम्प है ये सामने की तरफ जा रहा है किसी न किसी स्पीड से। ये जिस स्पीड से जा रहा है मैं उसको वेलोसिटी ऑफ वेव कह सकता हूँ। ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है इट इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रस्सी में टेंशन डिवाइड बाय रस्सी का म्यू, रस्सी में टेंशन डिवाइड बाय रस्सी का म्यू। बड़ा फिर से बोल दो, ऊपर आएगा जो भी रस्सी में आपकी टेंशन है बड़ा वो, और नीचे म्यू। सर म्यू क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है क्या? अरे नहीं बेटा, म्यू मतलब रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ, रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना बेटा कि अक्सर सवालों के अंदर ना ऐसे बोल रखा होता है कि अरे रस्सी जो है उसका मास 10 ग्राम है और उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। तो जब ये म्यू निकालो तो हल्के से कॉशियस हो जाया करो, क्योंकि अक्सर मास बेटा ग्राम में दे रखा होता है। तो हम तो सवाल SI यूनिट में करने के आदी होते हैं। तो पहले बेटा इस 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ बेटा ठीक है मीटर में दी तो मीटर में, सेंटीमीटर में दी तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो आपके पास ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ kg पर मीटर। तो यहाँ पर बच्चा गलती है ना वो सिर्फ और सिर्फ यही करता है बेटा, कहाँ पर? यूनिट के अंदर। बाकी तो फॉर्मूला के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आपको पटकनी है, ठीक है। वेव की वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट इज पावर। सर पावर का अर्थ क्या है बेटा? वेव अगर ऐसे अगर जा रही है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से ऑब्वियस बात है कि लगातार एनर्जी भी इस तरफ जा रही है। जब वेव जाएगी तो अपने साथ एनर्जी लेके जाएगी, मोमेंटम लेके जाएगी। कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जा रही है बेटा उसको हम बोलते हैं पावर। हम यहां पर एक तरीके से एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रखते हैं। और बेटा फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, उनमें से आपको कोई ना कोई सा सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। मुझे जो याद है बेटा वो ये है, दैट इज 2π² f² a² म्यू × v। π² की जो वैल्यू है मैं बेटा याद कराना चाहूँ तो बेटा याद करा सकता हूँ, लगभग बेटा 9.8 के आसपास आती है। फ्रीक्वेंसी बेटा जो भी आपकी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ए क्या है बेटा? ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड। म्यू क्या है बेटा? वापस से बोल दो, ये एक तरह से आपकी रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ है। यूनिट्स का खास तौर से ध्यान रखें। ये बेटा क्या है? वी क्या है बेटा? ये जो वी है ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक। तो एवरेज पावर कोई आपसे पूछे तो आप बड़े आराम से ऐसा बता सकते हो। सर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो निकालना हो तो बेटा अगर एनर्जी ट्रांसफर निकालना हो तो एक काम करना कि आप अपने इस एवरेज पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। तो कभी किसी सवाल के अंदर अगर एनर्जी ट्रांसफर अगर पूछेंगे तो वो भी अपन निकाल सकते हैं।
जेई ने पहले जो सवाल पूछ रखा है वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर भी पूछ रखा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का स्क्वायर एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मेरी ऐसी फीलिंग है कि इस पर वापस से सवाल आ सकता है। जैसे सवाल में ये बोल देंगे कि पहले फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी और पावर इतना था, अगर फ्रीक्वेंसी मैंने 100 हर्ट्ज कर दी, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो बताओ पावर कितना होगा। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी को दुगना करोगे पावर आपकी 4 गुना हो जाएगी, बिकॉज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। सिमिलरली एम्पलीट्यूड है बेटा, एम्पलीट्यूड मान लो कि पहले 5 मिलीमीटर था और बाद में कह दे कि यार भाई आपका जो एम्पलीट्यूड है वो 2.5 मिलीमीटर हो गया, तो अगर आपने एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया तो पावर आपका 1/4 हो जाएगा। तो इस बात पर बेटा पहले जेई मेन के अंदर सवाल पूछ रखे, और जैसे मैंने शब्दों में बोले ना ऐसे ऐसे सवाल पूछ रखे, ठीक है। तो कोई बहुत ऐसे हाई फाई चीज़ तो है नहीं। बाकी फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए, वो वाला तो ऑब्वियस बात है बेटा, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो वाली बात तो वैसे याद रहेगी कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है तो वो सब छोटी मोटी बातें। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली है कि कितना पावर है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा मान लीजिए आपके पास कोई रस्सी है ऐसे और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है एस, तो इंटेंसिटी हम डिफाइन करते हैं कितना पावर है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। पावर है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देखो बेटा क्या है, ये है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को अगर तुम एरिया से अगर डिवाइड करोगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, तो हम इसको लिख पाएंगे 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। तो अगर आपको इंटेंसिटी का अगर फॉर्मूला याद रखना हो तो हल्का सा चेंज है, कोई बहुत भारी काम इसमें नहीं है। अच्छा बेटा मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद कराया है, कल को पता लगा सवाल के अंदर फ्रीक्वेंसी ना देकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो घबराने की जरूरत थोड़ी बेटा। ओमेगा और एफ में क्या रिलेशन हम लोग पहले से जानते ही हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी बड़ा 1/t को हम लिख सकते हैं। तो कन्वर्जेंस तो हम सारे आते हैं, फॉर्मूला तो एक ही याद करना होता है, ये वाला याद कर लो। इनके अलावा कोई और टर्म्स दे रखी होंगी तो हम बड़े आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ वेव दे नहीं रखी, देन रस्सी में टेंशन दे रखी है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर रस्सी में टेंशन निकालने के लिए सर रस्सी में टेंशन से मैं वी निकाल सकता हूँ, कैसे, v इज इक्वल टू √t/μ। तो ये फॉर्मूला अगर याद रख लूँगा और अगर बाकी कोई और चीज़ भी दे रखी होगी तो वी कैन मैनेज। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर किसी पॉइंट पर दो वेव्स अगर एक साथ आ जाएं तो जो आपकी जो रिजल्टेंट रस्सी का मोशन होगा इट विल बी डिसाइडेड बाय y1 प्लस y2। y1 अपने आप में एक वेव है, y2 बड़ा अपने आप में एक दूसरी वेव है। ये दोनों वेव्स अगर एक साथ रस्सी पर आती हैं तो उस रस्सी का नेट जो मोशन होगा दैट विल बी y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बहुत भारी बात नहीं है, ऐसे सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए बेटा ये रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी पर कोई वेव आ रही है और उसके कारण किसी टी टाइम पर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ लेट से 3 मिलीमीटर। इसी रस्सी पर कोई दूसरी वेव आई और इसी पार्टिकल का उसी टाइम पर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ 1 मिलीमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर ये दोनों वेव्स एक साथ अगर आए तो इस पार्टिकल का उसी टाइम पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 3 ऊपर 1 नीचे, मतलब ऊपर की तरफ 2 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट। ऐड कर दे दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को, 3 ऊपर और 1 नीचे 2 ही तो आएगा, है ना। तो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। सो सिंपल, बिल्कुल एकदम बेसिक सी बात है, इसको बहुत हाई फाई बात ऐसी है नहीं। तो जब भी दो वेव्स अगर आए इस तरह से तो आप सुपर इम्पोज इस तरह से करा सकते हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट और याद कराऊंगा आपको। अगर मान लो कि एक वेव है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी इक्वेशन है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही है, बस इतना सा अंतर है कि इसके फेज में और इसके फेज में डिफरेंस है, कितने का, थीटा का। जो थीटा है ये दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। अब जब ये दोनों वेव्स एक साथ रस्सी पर आएंगी और जब सुपर इम्पोज होंगी
तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड जो आएगा बड़ा वो आएगा रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 टाइम्स कॉस ऑफ दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। बस ये आपका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, सीधा लगा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं जैसे एक सवाल बताता हूं, है ना, हालांकि आप लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन ये IIT एडवांस का सवाल है। सवाल ऐसा था, मैं वैल्यूज भी सेम ही ले रहा हूँ बड़ा, y1 इज इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 इज इक्वल्स टू 4 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये कहा गया कि अगर इन दोनों वेव्स को मैं एक साथ अगर सुपर इम्पोज कर दूं तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये सवाल था, ठीक है। और इंटीजर टाइप सवाल था, तो बच्चे बोलेंगे सर दोनों का फेज डिफरेंस निकालने के लिए इसको भी साइन में लिख देते हैं। इसको अगर मैं साइन में लिखूंगा तो इट इज ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री। दोनों वेव्स में मैं आपसे पूछूं कि फेज डिफरेंस कितने का है तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा दैट विल बी रूट ऑफ पहले वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले वाले का एम्पलीट्यूड दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड इनटू कॉस ऑफ दोनों के बीच में बड़ा कितना फेज डिफरेंस है। अब cos 90 तो 0 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट बड़ा कितना आ गया 5। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका 5 है। ये जेई एडवांस का सवाल है, मेन का सवाल नहीं, ठीक है, और एग्जैक्टली सेम वैल्यूज, ठीक है, वो भी रिसेंट ईयर्स का, मेरे ख्याल से 5 साल पुराना सवाल होगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। हालांकि इस पर कोई सवाल अभी तक पूछा नहीं गया बट मे बी अब पूछ ले। बेटा मान ले कि आपके पास ये कोई वेव जा रही है रस्सी पे और ये जो रस्सी है ये किसी दूसरी रस्सी से बंधी हुई है। ये जो रस्सी है ये किसी दूसरी रस्सी से बंधी हुई है। दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 के अंदर वेलोसिटी ऑफ वेव है v1 और स्ट्रिंग 2 में बड़ा वेलोसिटी ऑफ वेव है लेट से v2, ठीक है। तो ये वेव गई 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 इस इंटरफेस पे टकराई। इंटरफेस पे टकराने के बाद एक हिस्सा उधर चला गया, जो हिस्सा उधर चला गया उसको हम रिफ्रेक्टेड या ट्रांसमिटेड कह सकते हैं। एक हिस्सा पलट कर वापस आ गया, जो पलट कर वापस आ गया उसको हम रिफ्लेक्टेड बोल देंगे। तो ये सब, अच्छा ये जो बड़ा वेव गई है, ये जो वेव गई है इंसिडेंट वेव है, इसके एम्पलीट्यूड को मैं AI लिख रहा हूं। I स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट। जब टक्कर वक्कर हो गई उसके बाद जो वेव पलट कर वापस आई है वो बड़ा v1 वेलोसिटी से वापस आ गई, इसके एम्पलीट्यूड को मैं AR लिख रहा हूं क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। इसी तरह से इसका एक हिस्सा बड़ा पलट, एक हिस्सा दूसरे मीडियम में चला गया, ये आपकी ट्रांसमिटेड वेव है, इसकी वेलोसिटी बड़ा v2 और इसका एम्पलीट्यूड है लेट्स बड़ा आपके पास 8 है। तो ये AR और AT का एक फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि इस फॉर्मूले पर आज तक कभी जेईई में सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पता बड़ा पूछ ले, मैं लिख रहा हूं। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसके एम्पलीट्यूड का बड़ा आपके पास फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड। जो ट्रांसमिटेड वेव है उसके एम्पलीट्यूड का बड़ा आपके पास फॉर्मूला है 2 टाइम्स v2 अपॉन v1 प्लस v2 टाइम्स जो आपकी इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड। मैं थोड़ा ये कहूंगा कि ना ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्या पता बेटा किसी टफ सवाल के अंदर काम ही आ जाए। और अगर जेईई में अगर ये वाला सवाल अगर आया, इस फॉर्मूले पर अगर सवाल आया तो ये मान के चलें कि 90% बच्चा तो सवाल नहीं कर पाएगा। और अगर हमने पहले से फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तो ऑब्वियस बात है कि हम करके थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। हालांकि ऑब्वियस बात है कि इसके चांसेस जेईई मेन में पूछने के कम है, बट मुझे लगा कि यार बताने में मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा स्टैंडिंग वेव्स। मान लीजिए कि बड़ा आपके पास इस तरह कोई अरेंजमेंट है, ये कोई रस्सी है,
इस रस्सी पर मैं दो वेव्स भेज रहा हूं, एक लेफ्ट से और एक राइट से। दोनों वेव्स जो हैं वो सेम एम्पलीट्यूड की हैं। लेट्स से बड़ा मेरे पास ये y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दूसरी वाली वेव है y2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दीज आर टू वेव्स विच आर ट्रेवलिंग अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, बड़ा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही है। इससे जो रिजल्टेंट वेव आएगी उस रिजल्टेंट वेव को बड़ा हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव। जैसे अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाऊं तो रिजल्टेंट वेव विल बी सिंपली y1 प्लस y2। एक बड़ा बाहर निकाल लो, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ठीक है ना। ये तो साइन सी प्लस साइन डी हो गया। साइन सी प्लस साइन डी इज आई थिंक 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ठीक है। आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी इट विल बी समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। ये जो रिजल्टेंट वेव है ना उसमें से ये जो टर्म है ना ये बता रही है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और साइन ओमेगा टी बता रहा है कि जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज कर जाएंगे तो सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे वो SHM करेंगे, लेकिन हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा वो x डिसाइड करेगा। ये एम्पलीट्यूड जो है ये 0 से लेकर 2a तक कुछ भी हो सकता है, बिकॉज cos के x की जो वैल्यू है बड़ा वो 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। माइनस वाले कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि बड़ा प्लस 2a और माइनस 2a की बात है ना। वेव्स में इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वेव प्लस 2a पे है या माइनस 2a पे। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे बोल दूं कि बड़ा ये जो एम्पलीट्यूड है ये तेरा माइनस 2a से लेकर प्लस 2a तक कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जिन जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड 0 होगा, जिन जिन पॉइंट्स का बड़ा आपका एम्पलीट्यूड मतलब 2a cos के एक्स की वैल्यू 0 होगी, उन पॉइंट्स को बोल दूंगा कि ये आपके पॉइंट्स हैं नोड्स, और वो वाले पॉइंट बड़ा एक तरह से फिक्स रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। जहां जहां आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बड़ा मैक्सिमम मतलब या तो 2a या माइनस 2a, तो जहां जहां बड़ा आपके 2a cos के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2a होगी वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, और सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से अगर ऑसिलेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंटी नोड्स। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों। तो ये एक स्टैंडिंग वेव की बेसिक सी इक्वेशन है। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो बड़ा जिनका एम्पलीट्यूड 0 होगा, फिक्स होगा, उन्हें नोड्स बोल देंगे। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, उनको हम एंटी नोड्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बड़ा हम रस्सी के अंदर रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, उसमें दो केस है। बड़ा पहला केस है बोथ एंड फिक्स्ड। सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये बड़ा एक फिक्स्ड एंड, ये मेरे पास एक फिक्स्ड एंड। मेरे पास ऐसे एक रस्सी है, L लेंथ की स्ट्रिंग है, और इसके दोनों एंड्स बड़ा इस तरह से बंधे हुए हैं। ये आपका x इक्वल्स टू 0 है और ये आपका x इक्वल्स टू L है। यहां पर मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, लेट से जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास f है। ये ट्यूनिंग फोर्क जैसे ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से आपकी ये स्ट्रिंग भी ऑसिलेट करेगी। ट्यूनिंग फोर्क की किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो रस्सी होगी ये वायलेंटली ऑसिलेट करेगी और इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। ट्यूनिंग फोर्क की हर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा नहीं होगा, ट्यूनिंग फोर्क की कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ऐसा होगा। जिन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ऐसा होगा उन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज का आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू NV अपॉन 2L। N जो है बड़ा ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है, बड़ा N आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। वेलोसिटी अगर सवाल में ना दे रखी होगी तो हो सकता है कि रस्सी में टेंशन और म्यू दे रखा हो, तो वेलोसिटी ऑफ वेव को आप लिख सकते हो √T अपॉन म्यू। ठीक है। अगर मैं N को 1 रखूं तो मेरे पास सबसे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जिससे हम रेजोनेंस कर सकते हैं। जैसे बड़ा हम नाम देंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसे हम नाम देंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं इसे F0 लिख रहा हूं बेटा। ठीक,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टाइम आपकी जो रस्सी होगी वो इन दोनों फिक्स्ड एंड्स के बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, यूं एक लूप बनाते हुए ऐसे ऑसिलेट करेंगे, कभी यूं फिर यूं फिर यूं। x इक्वल्स टू 0 नोड होगा, x इक्वल्स टू l नोड होगा, और बीचों बीच वाला जो पॉइंट है l/2 आपके पास एंटी नोड होगा, वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर मैं n को 2 रखता हूं तो मेरे पास अगली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2v/2l। ये एक्चुअली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की दुगनी है। इसको हम नाम देंगे सेकंड हार्मोनिक। जितने टाइम्स फंडामेंटल होगी उतना ही इसको हार्मोनिक बोलेंगे। इसमें 2 लूप्स बनेंगे। 2 लूप्स बेटा कैसे बनेंगे सुनना, ऐसे आपकी जो रस्सी होगी वो बेटा यूं ऑसिलेट करेगी। 0 l/2 और l ये नोड्स होंगे, l/4 और 3l/4 ये आपके एंटी नोड्स होंगे। अगर मैं n को 3 रखता हूं तो मेरे पास 3v/2l ये बड़ा अगली फ्रीक्वेंसी होगी ट्यूनिंग फोर्क की, जो रस्सी के अंदर रेजोनेंस क्रिएट कर सकती है। ये 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैं इसे थर्ड हार्मोनिक बोल रहा हूं। इसमें जैसा कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी कर लिया होगा कि इसमें कुल नंबर ऑफ लूप्स जो होंगे वो 3 होंगे। ऐसे ऑसिलेशंस 0 l/3 2l/3 और l ये आपके नोड्स होंगे। ये बड़ा आपका l/6 l/2 और 5l/6 ये आपके एंटी नोड्स होंगे। ऐसे बड़ा लगातार चलता जाएगा। हार्मोनिक के अलावा एक गिनती और है बेटा, जिसे हम ओवरटोन कहते हैं। ओवरटोन का भाई हार्मोनिक का लॉजिक तो क्या है कि आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है। अगर वो 2 टाइम्स है तो सेकंड हार्मोनिक, 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक। एक गिनती और है जिसे हम ओवरटोन बोलते हैं। ओवरटोन ये कहता है कि फंडामेंटल को छोड़ के जो सबसे पहले आ रहा है उसको नाम दे दो फर्स्ट ओवरटोन, जो बाद में आ रहा है उसको नाम दे दो सेकंड ओवरटोन, एंड सो ऑन एंड सो। ठीक, ये बड़ा आपके बोथ एंड फिक्स्ड का है। बोथ एंड फिक्स्ड वाला जो केस है बड़ा उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट इज 1 एंड फिक्स एंड 1 एंड फ्री। बड़ा रस्सी का जो एक एंड है वो अपन ने फिक्स कर रखा है, और दूसरा वाला जो एंड है ये फ्री है। बड़ा फ्री का मतलब ये है कि मैंने इसको एक बहुत ही पतले से धागे से बांध दिया है। ये एंड फिक्स है तो ये नोड होगा, ये एंड फ्री है तो बड़ा ये आपका एंटी नोड होगा। मैं फिर से एक ट्यूनिंग फोर्क लूंगा, और इस ट्यूनिंग फोर्क की अगर कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी तो ये ट्यूनिंग फोर्क उसी फ्रीक्वेंसी की इस रस्सी के अंदर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कर देगा, और अच्छे खासे फ्रीक्वेंसी से आपकी रस्सी जो है वो वाइब्रेट करेगी। ट्यूनिंग फोर्क की हर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा नहीं होगा, ट्यूनिंग फोर्क की कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ही ऐसा होगा। जिन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ऐसा होगा उन फ्रीक्वेंसीज का हमने नाम निकाल दिया बेटा क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। और यहां पर बड़ा फॉर्मूला आपके पास इस तरह से है 2n+1 v/4l। but all these frequencies are known as resonance frequencies। बट यहां पर n की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक, यहां पर आप 0 से स्टार्ट कर देना। कई बच्चों को ना ये फॉर्मूला ऐसे भी पसंद होता है, ऑड टाइम्स v/4l। भाई जो 2n+1 होगा ये ऑड होगा, 0 रखोगे तो 1 आएगा, n को बड़ा 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, n को 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा, तो 1 5 3 ऐसा आएगा। तो ऑड टाइम्स v/4l भी आप याद रख सकते हो। अगर मैं n को 0 रखता हूं तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, एंड दैट विल बी v/4l। ये सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्क की, जो इस रस्सी के अंदर रेजोनेंस क्रिएट कर सकती है, स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कर सकती है। दिस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, वही नाम बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगली बड़ा n को 1 रखना तो मेरे पास आ गया है 3v/4l। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है, इसलिए मैंने इसका नाम निकाल दिया थर्ड हार्मोनिक। n को 2 रखना तो मेरे पास 5 आ गया है, 5v/4l। बड़ा मेरे पास ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स है, इसलिए फिफ्थ हार्मोनिक आ गया।
बड़ा n को तुम एक बार के लिए 3 रखना, तो मेरे पास आ गया है 7v/4l। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 7 टाइम्स है, इसलिए मैंने इसका नाम निकाल दिया है 7th हार्मोनिक। आपने कुछ नोटिस किया, इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके ऑड हार्मोनिक से पॉसिबल है, इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है। तो हार्मोनिक की गिनती तो बड़ा ऑब्वियस थी, समझ में आ गई। सर ओवरटोनिक गिनती बड़ा कर लो। ओवरटोनिक गिनती का लॉजिक ये था कि फंडामेंटल को छोड़ के जो सबसे पहले आता है ना, उसको फर्स्ट ओवरटोन बोल दो। जो सेकंड नंबर पे आता है उसको सेकंड ओवरटोन बोल दो। जो थर्ड पे आता है उसको हम थर्ड ओवरटोन बोल दो, एंड सो ऑन एंड सो। आई रियली होप समझिए बेटा इस बात को। आगे चलते हैं। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज साउंड वेव्स। पहले बेटा साउंड वेव्स की एक बार इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन को सोचने के दो तरीके हैं। देखो बेटा, मान लीजिए कि आपके पास कोई साउंड वेव का सोर्स है, ट्यूनिंग फोर्क। ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे ना, उनको ये यूं यूं ऑसिलेट कराएगा। रस्सी के पार्टिकल्स तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, वेव यूं जा रही थी, पार्टिकल्स यूं ऑसिलेट कर रहे थे। उस तरह की वेव्स को हम बोलते थे ट्रांसवर्स वेव। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये ट्यूनिंग फोर्क जब यूं ऑसिलेट करेगा तो मीडियम पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएगा। ये वाला पार्टिकल आगे वाले को ऑसिलेट कराएगा, ये वाला पार्टिकल आगे वाले को ऑसिलेट कराएगा। तो वेव जाएगी ऐसे सामने की तरफ, और इसी लाइन के अलोंग ही मीडियम पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करेंगे ऐसे, यूं ऑसिलेट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। यहां से x डिस्टेंस दूर मीडियम का जो पार्टिकल है वो बड़ा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, और उसका इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करने का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या जो एम्पलीट्यूड है वो मान लो s0 है। तो किसी भी टाइम पर ये मीन पोजीशन से कितना दूर गया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू s0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। किसी भी टाइम पर पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ये है। अब इस s की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, माइनस s0 से लेके प्लस s0। तो बेटा ये यू 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 ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ द वेव। इन पार्टिकल्स के यूं यूं ऑसिलेट करने के कारण रीजन के अंदर प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा घटेगा। सर क्यों बेटा, अगर पार्टिकल्स यूं यूं ऑसिलेट करेंगे तो कभी ना कभी पार्टिकल नजदीक भी आएंगे, पार्टिकल नजदीक आएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस कारण से इसी इक्वेशन को एक तरीके से और भी लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बेटा लेट से कोई ना कोई 5। मैंने ऐसे बोल दिया। इन दोनों में एक रिलेशन है बेटा। पहली बात तो याद रखनी है कि प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है इट इज ऑलवेज बी के एस नॉट। सर ये बी क्या है बेटा, बी जो है वो मीडियम का बल्क मॉडुलस है। सर के क्या है बेटा, के आपका वही 2 पाई लैम्डा। एस नॉट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। ठीक, ये बड़ा एक खास बात हमारे पास है यहां पर। ये दूसरी बड़ा मेरे पास खास बात ये है कि इन दोनों के जो फेज डिफरेंस होगा π/2 का, π/2 का फेज डिफरेंस होगा। इस बात का मतलब ये है कि फाई माइनस थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, बाकी सब तो सेम है। तो फाई माइनस थीटा आपका 90 डिग्री होगा। तो जब आपका ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, प्रेशर जीरो होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस ऑफ π/2। अच्छा रिजल्ट है बेटा, है ना। हो सकता है कि फॉर्मूले पे कोई ना कोई सवाल आ जाए तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज चिपकानी है, आपका बड़े आराम से काम बन जाएगा। ये जो पी नॉट है, ये बेटा जो सॉरी जो पी है, इसको हम बोलेंगे एक्सेस प्रेशर। इसको हम बोलेंगे एक्सेस प्रेशर। और जो पी नॉट है ये हमारे एक तरह से एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड है। तो ऐसे कोई बहुत भारी चीज ये है नहीं ऐसी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव। मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई सॉलिड है ऐसे ऐसे, कोई सॉलिड है ऐसे, उस सॉलिड का यंग्स मॉडुलस है y,
ठीक है, और उस सॉलिड की डेंसिटी है रो। अगर उसके अंदर साउंड अगर जा रही है तो साउंड की जो स्पीड होगी बेटा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन रो। दैट विल बी अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन रो। रो क्या है? डेंसिटी, वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी बेटा, आंसर आ जाएगा। अगर मान लो बेटा कोई फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब बेटा गैस या वाटर है, लिक्विड है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा और जहां पर आपका यंग्स मॉडुलस था वहां पर आपका बल्क मॉडुलस आ जाएगा और आपके पास ये बी बाई रो आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर के अंदर बेटा क्या है? अब यार एयर में साउंड का जो प्रोपगेशन है वो अपने आप में एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। साउंड का जो प्रोपगेशन है बड़ा अपने आप में एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एयर का बल्क मॉडुलस होता है गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर और इस कारण स्पीड ऑफ साउंड जो होती है बड़ा वो आपके पास आती है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। बेटा बी को मैं लिख सकता हूं गामा पी बाई रो। ये बेटा आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज आपको पुट करना है। गामा बेटा बता दूं कि मैं पहले बता रखी है 1+2 अपॉन एफ होती है। जितनी भी मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं बेटा उनके लिए एफ की वैल्यू को 3, जितनी भी डायटोमिक गैसेस होती हैं उनके लिए एफ की वैल्यू को 5 और जितनी भी पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैसेस होती हैं उनके लिए एफ की वैल्यू 6। तो गामा बेटा हम वहां से रख सकते हैं। बड़ा एक बात और, प्रेशर इनटू मोलर मास इज ऑलवेज इक्वल्स टू रो आर टी। ये पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का एक तरह से अल्टरनेट फॉर्म है। मैं इस रो को नीचे ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं कि पी बाई रो को मैं आर टी अपॉन एम लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम। दोनों फॉर्मूले अच्छे बेटा, किसी भी फॉर्मूले पे सवाल आपसे पूछ सकते हैं। प्रेशर और डेंसिटी दे रखी हो एयर की तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, टेम्परेचर और मोलर मास दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। बस बच्चे गलती क्या कर सकते हैं मैं पहले बता देता हूं। बेटा ध्यान रखना इस बात का कि आर जो है वो केल्विन में होना चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो पहले केल्विन में कन्वर्ट करो। और सबसे बड़ी गलती होती है इस मोलर मास में। तो इसमें क्या गलती हो सकती है? बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास मेरे सारे बच्चों को पता होता है 32 ग्राम पर मोल। तो मेरे बच्चे यहाँ सटाक से यहाँ पर 32 लिख देंगे। ऑक्सीजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी तो खटाक से 32 लिख देंगे। अबे नालायक, हर जगह SI यूनिट यूज किया तो यहां भी SI यूनिट यूज कर। तो 32 ग्राम पर मोल क्यों लिख रहा है? इसको तो लिख 32 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। तो ये गलती तो ऐसी है जो मतलब बच्चा बार बार रिपीट करता रहता है। तो पहले बोल दो तुम लोगों को कि बेटा अगर मान लो कि ऑक्सीजन का अगर मान लो नाइट्रोजन है तो यूने की गवारों की तरह 28 लिख दिया। बेटा 28 तो ग्राम पर मोल है, पहले केजी में कन्वर्ट कर। कैसे सर? इसको लिख दे 28 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, फिर रखना, तब जाके आंसर आएगा सही वाला। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। अगर साउंड वेव अगर जा रही है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सुनना बेटा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा वही है, दैट इज 2π² f²। बेटा वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड a था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड S0 है, तो S0 का स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। हालांकि मैं इसको प्रेशर की टर्म्स में याद रख सकता हूं, बट दैट विल बी प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो वी। ये बेटा आपके इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। मेन चीज फिर से मैं कहूंगा कि बेटा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S0 का स्क्वायर। एक छोटी सी बात और जो बार बार बेटा काम भी आती है। अगर मान लीजिए कि साउंड का कोई सोर्स है ऐसे और इसका पावर है लेट्स से P, तो यहां से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी, बड़ा प्रूव नहीं कर रहा लेकिन बहुत आसान सा है, दैट इज पावर अपॉन 4πr²। क्योंकि ये जो पावर P निकला है ना, ये बड़ा एक्चुअली R रेडियस के एक होलो शेल पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी बेटा दैट विल बी पावर अपॉन एरिया। कितने एरिया पे फैल गया है? 4πr² पे। इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास ये है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। मैं जितना इस सोर्स से दूर जाऊंगा वैसे वैसे लगातार इंटेंसिटी घटेगी, और वो भी कैसे घटेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे मान लो कि ये सोर्स है, ठीक है,
तो यहां से R0 डिस्टेंस दूर लेट से बड़ा आपकी इंटेंसिटी है I0। तो अगर मैं दुगनी डिस्टेंस पे चला गया 2 टाइम्स R0 पर चला गया तो इंटेंसिटी आपकी हाफ नहीं होगी बेटा 1/4 होगी, क्योंकि डिस्टेंस अगर दुगनी होगी तो इंटेंसिटी 1/4 होगी। अगर मैं 3 टाइम्स R0 पे अगर चला गया तो आपके पास इंटेंसिटी I0/9 हो जाए। ठीक, सिंपल सी बात है, लेकिन बड़ा काम आती है। ऐसे नहीं कि इसी चैप्टर में काम आती है, बार बार काम आती है। नेक्स्ट इज लाउडनेस। इसी इंटेंसिटी को हमारे कान, हमारे ईयर्स किस तरह से परसीव करते हैं बेटा, उसको हम लाउडनेस से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है बेटा लाउडनेस का। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे ईयर्स जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं उसे हम I0 लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है बेटा 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर बेटा हमारे ईयर्स पर इंटेंसिटी I गिर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाउडनेस होगी उसको हम बीटा से तो रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 10 टाइम्स लॉग ऑफ, बड़ा ये लॉग बेस 10 वाला है, ये इंटेंसिटी अपॉन I0। बस जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे ईयर्स पर जो इंटेंसिटी गिर रही है वो 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और कोई मुझसे पूछ ले सर कितनी लाउडनेस होगी, बेटा लाउडनेस होगी 10 टाइम्स लॉग ऑफ, बेटा बेस 10 है, 10⁻⁻6 इंटेंसिटी है डिवाइड बाय I0। I0 क्या है, जो लीस्ट इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, दैट इज 10⁻⁻12। ये मेरे पास हो गया 10 टाइम्स लॉग ऑफ 10⁻6। बड़ा 10⁻6 का लॉग बड़ा क्या होगा 6, तो आंसर आ गया 6। इसकी जो यूनिट है बड़ा दैट इज डेसिबल। क्या बोलते हैं बड़ा इसको, डेसिबल, एब्रिवेटेड एज डीबी। ठीक है, डी छोटा बी बड़ा, स्टाइल है। ठीक, नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। हालांकि इंटरफेरेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, वो तो बड़ा सेम ही है कि दो वेव्स अगर आएंगे तो जोड़, ठीक। लेकिन इसमें हम हल्का सा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप अपन थोड़ा सा और देखेंगे। यहां जो मेन बात है वो बेटा एक्चुअली इंटरफेरेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस है। पहली बात तो कोहेरेंट सोर्सेस कौन से होंगे, साउंड के ऐसे सोर्सेस जिनका सेम ओमेगा हो, जिनका सेम ओमेगा हो उनको हम कोहेरेंट सोर्सेस कहेंगे। अब सुनना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास साउंड के दो सोर्सेस हैं, एक S1 है एक S2 है, दोनों का ओमेगा सेम है और दोनों इनिशियली सेम फेज में। इससे बड़ा कोई ना कोई साउंड आई लेट से ऐसे, इससे बड़ा कोई ना कोई साउंड आई लेट से ऐसे किसी पॉइंट पर। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो लेट से बड़ा x1 की और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वेव ने वो लेट से x2 की। जो साउंड है उसकी वेवलेंथ बड़ा लेट से आपके पास लैम्डा है। एक ने डिस्टेंस लेट से बड़ा ज्यादा ट्रेवल की, एक ने लेट से डिस्टेंस ट्रेवल कम की। तो जो पाथ में जो डिफरेंस है उसे हम नाम दे देंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब फंडा बेटा ये है कि अगर ये पाथ डिफरेंस आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ, तो इस पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और खूब इंटेंसिटी आपको सुनाई देगी और अच्छा खासा आपका प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा। जो रिजल्टेंट प्रेशर का एम्पलीट्यूड है उसका बड़ा फॉर्मूला है, दैट इज पहले वाले के कारण कितना प्रेशर एम्पलीट्यूड है, दूसरे वाले के कारण कितना प्रेशर एम्पलीट्यूड है, +2 टाइम्स P1 P2 टाइम्स कॉस ऑफ दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है।
जब आपका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाएगा उस टाइम पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और आपके पास जो रिजल्टेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली बेटा P1 प्लस P2। इसको बेटा 1 रखोगे बेटा ये P1 प्लस P2 आ जाएगा। यही नहीं, पहले वाले सोर्स के कारण अगर इंटेंसिटी यहां पर I1 है और दूसरे वाले सोर्स के कारण अगर यहां पर इंटेंसिटी I2 है तो आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। अगेन बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की वैल्यू बेटा आपके पास या तो बेटा 0 हो जाएगी या बेटा 2 पाई हो जाएगी या 4 पाई हो जाएगी और उस केस में बेटा कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 रूट I2। इसे मैं चाहूं तो बेटा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपका पाथ डिफरेंस ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तब। ठीक है, इसी तरीके से इसका उल्टा जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में दोनों वेव्स के बीच जो पाथ का डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, समथिंग लाइक दैट। और उस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट प्रेशर और रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो लीस्ट हो जाएगी और उस केस में आपका डेल्टा फाई जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा कि कॉस डेल्टा फाई -1 हो जाए। और इस केस में जैसे बेटा मैं इसको -1 रखूंगा, इसको -1 रखूंगा तो रिजल्टेंट प्रेशर आपके पास लीस्ट आ जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी बेटा पहले वाले के कारण प्रेशर एम्पलीट्यूड माइनस दूसरे वाले के कारण प्रेशर एम्पलीट्यूड का मोड और इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी लीस्ट आ जाएगी। इसको -1 रखते बेटा कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2 -2 टाइम्स रूट I1 रूट I2 या फिर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें मेन याद रखनी है, ये वाली बात, ये वाली बात कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए। इस टाइम बेटा प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, रिजल्टेंट प्रेशर भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। इस केस में आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड सबसे कम और आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी सबसे कम। अच्छा रिजल्ट है बेटा, प्लीज इसको आप याद रखें। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट इज वही बेटा रेजोनेंस वाली कहानी वापस से, और इवन फॉर्मूले भी सेम है। फॉर्मूले भी बेटा मेरे पास डिफरेंट नहीं है। जैसे मेरे पास है ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप मतलब बेटा एक सिलेंड्रिकल पाइप जिसके बोथ एंड्स ऐसे ओपन है। लेंथ बेटा आपके पास L है और बेटा मेरे पास कोई ना कोई ट्यूनिंग फोर्क है ऐसे जिसकी फ्रीक्वेंसी है F। ये ट्यूनिंग फोर्क अगर ऑसिलेट करेगा तो किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए इस ऑर्गन पाइप के अंदर रेजोनेंस हो जाएगा और अच्छी खासी साउंड सुनाई देगी। फॉर्मूले ओपन ऑर्गन पाइप में बेटा ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों ओपन है। ओपन ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले वही होंगे जो बेटा आपके बोथ एंड फिक्स्ड जो रस्सी थी ना उसके थे। और आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर से वही आ जाएगा बेटा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा? NV/2 टाइम्स ऑफ L। NV/2 टाइम्स ऑफ L बेटा ऑफ कोर्स इसकी आपकी लेंथ। अगेन बेटा n की वैल्यू को 1 रखूंगा तो फर्स्ट हार्मोनिक, n की वैल्यू को 2 रखूंगा सेकंड हार्मोनिक, n की वैल्यू को थर्ड हार्मोनिक एंड समथिंग लाइक दैट। बस बेटा ये जरूर याद रखना कि यहां पर v जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा RT/n। बाकी बातें बेटा आपको पता ही है, कोई खास इसमें बहुत बड़ा लोड है नहीं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर एक ओपन होगा और एक एंड क्लोज्ड होगा और लेंथ बेटा आपके पास L। सारी कहानी बेटा बिल्कुल वैसे की वैसे, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी F। अगेन आपका जो ट्यूनिंग फोर्क है वो इसके अंदर रेजोनेंस सेट तो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस इस ट्यूनिंग फोर्क के बीच में और ऑर्गन पाइप के बीच में हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ही हो पाएगी। जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए हो पाएगी उसका फॉर्मूला बेटा वापस से वही है, दैट इज ऑड टाइम्स V/4L।
ये फॉर्मूला बेटा याद करो, रस्सी का वन एंड फिक्स और वन एंड फ्री था ना, वहां पर बेटा यही वाला आपका फॉर्मूला था। अगेन बेटा एन की वैल्यू को 0 रखूंगा तो लीस्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो लीस्ट वाली फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा वो आपके पास V/4L आएगी। अगली बेटा उसकी 3 टाइम्स, अगली उसकी 5 टाइम्स, फिर उसके 7 टाइम्स, तो अगली वाली 3rd हार्मोनिक, फिर 5th हार्मोनिक, फिर आपकी 7th हार्मोनिक। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटा ये सब बातें आपको याद रहेंगी। अब इसमें एक फंडा ऐसा है बेटा जिस पर सवाल थोड़ा सा ज़्यादा पूछने का चांस रहता है, और वो है आपका एंड करेक्शन। एंड करेक्शन को बेटा हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये है क्या? देखो यार, मान लीजिए कि कोई ऑर्गन पाइप है ना, तो वैसे तो हम क्या मानते हैं कि रेजोनेंस जो होगा ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में होगा, लेकिन एंड करेक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्गन पाइप है और उसका रेडियस अगर आर है, तो वैसे तो प्रेशर का नोड यहां पर और प्रेशर का नोड यहां पर हम मान के सारा सवाल कर लेते हैं। बस ये ऐसे कहता है कि प्रेशर का नोड हल्का सा ओपन एंड से थोड़ा सा बाहर रहेगा, और ये बाहर रहेगा ई डिस्टेंस, ये हल्का सा बाहर रहेगा, दैट इज ई डिस्टेंस। इस ई डिस्टेंस को हम बोलते हैं एंड करेक्शन, और इसकी वैल्यू होती है 0.6 टाइम्स बेटा जो भी आपका ट्यूब है उसका रेडियस। तो इस कारण से भले ही ट्यूब की लेंथ बेटा आपके पास एल हो, लेकिन इफेक्टिव रेजोनेंस जो है वो जो लेंथ यूज कर रहा है वो एल यूज नहीं कर रहा, वो एल प्लस ई कितनी हो गई? एल प्लस 2E हो गई। तो आपकी जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें इफेक्टिव लेंथ जो है वो आपकी बेटा हो जाएगी L प्लस 2 टाइम्स ऑफ E। सर E कितना है बेटा? E जैसे बताया दैट इज 0.6 टाइम्स ऑफ R। तो जब आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाओगे ना ओपन ऑर्गन पाइप में, तो NV/2L मत लिख देना, L इफेक्टिव लिख देना कि यहां से यहां तक है। इसी तरह से हमारा जो क्या कहते हैं बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी कहानी बेटा यही है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बेटा ये रही आपकी ऑर्गन पाइप, रेडियस बेटा आपका रहा R। ये जो क्लोज्ड वाला केस है ना, यहां पर एंड करेक्शन नहीं होगा, एंड करेक्शन सिर्फ और सिर्फ ओपन वाले पे होगा। तो अगर ऑर्गन पाइप की लेंथ आपके पास अगर L है तो प्रेशर का नोड हल्का सा यूं बाहर होगा। इस केस में आपके पास जो इफेक्टिव लेंथ आएगी बड़ा वो कितनी आएगी? L प्लस E आएगी, या फिर L प्लस 0.6 टाइम्स R आएगी। अब मैं आपसे पूछूंगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप जवाब दे देना कि सर ऑड टाइम्स V/4L। अब लेंथ जो है वो सिर्फ ये वाली यूज मत करना, L प्लस ये E भी करना, L प्लस E भी करना। यहां पर इफेक्टिव में बेटा 2E क्यों आया? क्योंकि इधर भी ओपन था इधर भी ओपन था, तो थोड़ा सा एंड करेक्शन इधर भी रहेगा, थोड़ा सा एंड करेक्शन इधर भी रहेगा। लेकिन सर मुझे पता कैसे चलेगा सवाल के अंदर कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या ये वाला फॉर्मूला यूज करना है? चेक कर लेना सवाल, या तो सवाल में पूछ रखा होगा, बोल रखा होगा कि एंड करेक्शन कंसिडर करना है, या फिर ऑर्गन पाइप का रेडियस दे रखा होगा। ऑर्गन पाइप का रेडियस दे रखा है, इसका मतलब तय बात है कि वो एंड करेक्शन कंसिडर कराना चाहता है। तो बेटा ऑर्गन पाइप अगर ओपन हो तो एंड करेक्शन इधर भी, एंड करेक्शन इधर भी, तो वो 0.6 टाइम्स R, 0.6 टाइम्स R जो है वो पूरी लेंथ के अंदर ऐड कर दिया करो, और फिर जैसे आप फॉर्मूला लगाते हो वैसे लगाते रहना। अगर आपके पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इधर तो कोई एंड करेक्शन नहीं होगा, इधर का एंड करेक्शन होगा E वाला, तो इफेक्टिव लेंथ आपके पास है L प्लस E वाला चक्कर कब लगाना है? जब सवाल में या तो बोल रखा हो कि हाँ भाई एंड करेक्शन वगैरह है, या फिर हमें उस ऑर्गन पाइप का रेडियस दे रखा हो। ठीक है, इतनी सी बात अगर याद रखोगे तो कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मेरी ऐसी फीलिंग है कि इस पर सवाल बेटा, इस फॉर्मूले पर सवाल बेटा पूछ सकते हैं, और ये सवाल ऑब्वियस बात है कि बाकी जो जनरल सवाल होते हैं उसके मुकाबले तो अच्छा ही है, बेटर सवाल ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज बीट्स। सुनना बेटा, एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है। अगर आपके पास साउंड का कोई सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है F1, ये साउंड का कोई दूसरा सोर्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी है लेट से F2, दोनों से साउंड आई, दोनों से साउंड आई, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इसलिए इन सोर्सेस को हम इनकोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम होती तो कोहेरेंट सोर्सेस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो इनकोहेरेंट सोर्सेस। अब जो हम साउंड सुनेंगे उसको हम बोलते हैं बीट। इन दोनों से जो साउंड आ रही है और जो सुपर इम्पोज होकर जो रिजल्टेंट साउंड आएगी उसको हम बोलते हैं बीट, और उसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा आप याद रख सकते हो, उसका फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ F1 माइनस F2।
बेटा क्या, मॉड ऑफ f1 माइनस f2। दोनों की बीट फ्रीक्वेंसीज के बीच, सॉरी, दोनों की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वही आपकी बीट फ्रीक्वेंसी है। अगर सवाल में कभी बीट टाइम पीरियड शब्द यूज कर ले तो यूनी की सवाल छोड़ के आ गए। अगर बीट टाइम पीरियड शब्द यूज कर ले तो बोल देना कि सर इट इज सिंपली 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी या 1 अपॉन मॉड ऑफ f1 माइनस f2। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी अगर 14-15 हर्ट्ज के अंदर है, मतलब 0 हर्ट्ज से लेकर 15 हर्ट्ज के बीच में अगर बीट फ्रीक्वेंसी है तो हमारे जो कान है वो बड़ा बीट फ्रीक्वेंसी को पहचान पाते हैं। और अगर मान लो कि बीट फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है तो फिर हमारे कान जो है वो बीट को पहचान नहीं पाएंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कंटिन्यूस साउंड की तरह उसको सुनाई देगी। हालांकि वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात है, ना भी याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखो तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा पक्का याद रखना है, हो सकता है किसी सवाल में काम आ जाए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैं कहता भी हूँ साउंड वेव्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑर्गन पाइप वाले फॉर्मूले और डॉपलर इफेक्ट है। 70-80% चांस तो इसी बात के हैं कि इन दोनों में से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये साउंड का सोर्स है और ये साउंड का ऑब्जर्वर है, सॉरी बेटा ये ऑब्जर्वर है और ये बेटा आपका साउंड का सोर्स है। इस सोर्स ने लेट से बेटा f0 हर्ट्ज की कोई ना कोई साउंड निकाली, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मान लीजिए आपके पास c है। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन होगी तो उस केस में ऑब्जर्वर जो है वो f0 नहीं सुनेगा, f0 से कम या ज्यादा सुनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये दोनों नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा बेटा उसको हम एक नाम दे देंगे f अपरेंट। बेटा क्या नाम दे देंगे, f अपरेंट। और ये f अपरेंट बताने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। बेटा क्या फॉर्मूला है, ध्यान देना, स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ये सोर्स की वेलोसिटी, ऑफिसर ऊपर, सर्वेंट नीचे, ओ ऊपर, एस नीचे, टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो छोड़ी गई है। इनके बीच में कुछ ना कुछ प्लस माइनस आएगा। ये प्लस माइनस हम लॉजिक से लगा देंगे, लेकिन उस लॉजिक के लिए भी एक चीज याद रखनी पड़ेगी, याद ही रखनी पड़ेगी कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स अगर नजदीक आ रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी जितनी है उससे ज्यादा सुनते हो, दूर जा रहे हैं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी जितनी है उससे कम सुनते हो। इस बात से हम प्लस माइनस बड़े आराम से लगा लेंगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर ये एफ अपरेंट का अगर फॉर्मूला याद है तो हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। फिर भी आप सोच रहे होंगे सर मुझे प्लस माइनस तो नहीं समझ में आया, तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इक्का दुक्का सवाल करके दिखाता हूं आपको। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है बेटा। मेरे पास इस तरह का मामला है कि ये रहा सोर्स, ये रहा ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ साउंड मुझे दे रखा है 340 मीटर पर सेकंड। ये सोर्स बेटा कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, लेट से 1000 हर्ट्ज। ठीक है, सोर्स के पास वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड और इस ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड। और मुझे सवाल पूछा गया, बताओ ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। ऑब्जर्वर जितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा उसको हम बोल देंगे एफ अपरेंट। फॉर्मूला देखना, स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी 1000 हर्ट्ज, ऊपर आएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है 20, नजदीक आ रहा है तो वो ज्यादा सुनना चाहता है तो ऑब्वियस बात है न्यूमरेटर को बढ़ा दो तो प्लस। सोर्स के पास स्पीड है 10, उसको लिखो नीचे, सोर्स आ रहा है नजदीक, नजदीक आने के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए तो डिनोमिनेटर को घटा दो तो माइनस। सिंपल सिंपल, बस हो गया काम। एक और करके दिखाता हूं, चलो बेटा एक और करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का मामला,
ये रहा आपका सोर्स, ये रहा आपका ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जा रहा है नजदीक 20 मीटर पर सेकंड से, सोर्स जा रहा है दूर 10 मीटर पर सेकंड से। सोर्स कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है 1000 हर्ट्ज, वो ऑब्वियस बात है 1000 हर्ट्ज नहीं सुनेगा। क्या सुनेगा वो पता करना है। स्पीड ऑफ साउंड की बेटा वेलोसिटी मुझे दे रखी है 340 मीटर पर सेकंड। मुझसे सवाल में पूछा है बताओ ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। अभी करते हैं बेटा। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है 20, सर प्लस लगाओ माइनस, ऑब्जर्वर तो नजदीक आ रहा है तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनना चाहता है, तो न्यूमरेटर को बढ़ा दो तो प्लस। सोर्स की वेलोसिटी 10, सर प्लस लगाओ माइनस, सोर्स जा रहा है दूर, उसके दूर जाने से तो बड़ा फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए ना, दूर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, बोला ऐसा मैंने याद कर रखा है। नजदीक आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करोगे, दूर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटाने की कोशिश करोगे। सोर्स जा रहा है दूर, वो फ्रीक्वेंसी घटाना चाहेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ना चाहेगा, डिनोमिनेटर बढ़ना चाहेगा तो प्लस लगा दो। सिंपल। हमेशा आपका काम बेटा इस इतने से फॉर्मूले से ही चल जाएगा। तो अगर कोई तुम्हें कहे कि डॉपलर इफेक्ट में क्या याद रखना है, तो मेरे बच्चे डॉपलर इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और प्लस माइनस हमेशा लॉजिक से लगा लेंगे। और लॉजिक क्या है, नजदीक आओगे तो जितनी फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा सुनने की कोशिश होगी, दूर जाओगे तो ऑफ कोर्स बेटा जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उससे कम सुनने की कोशिश करोगे। इस लॉजिक से और इस फॉर्मूले से डॉपलर इफेक्ट के आपके सारे सवाल बन जाएंगे। सी जो है दिस इज स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एफ नोट जो आपने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोड़ी है वो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऊपर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स नीचे। आई रियली होप बड़ा सारा का सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बच्चा कह दे कि सर मैं साउंड वेव्स में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, मतलब मेरे को वेव्स में ही बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, तो मैं उसे कहूँगा कि कितना ही डिस्कम्फर्ट क्यों ना हो, डॉपलर का सवाल तो कोई भी सही कर सकता है। डॉपलर का सवाल तो 8वीं क्लास का बच्चा भी सही कर सकता है। तो सिर्फ डॉपलर अगर बच्चा पढ़ के चला जाए और अगर उसका सवाल आ जाए तो कम से कम ये वाली चीज़ तो हर बच्चा सही कर ही सकता है। ठीक, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।